हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आपकी जो फिज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। आज हम मेनली एक ही बात पे फोकस करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। और जब चेयरमैन चेंज हुआ, अब किसी को पता नहीं था कि 6 दिन या 7 दिन पहले वो चेंज होने वाला है। तब बहुत सारे सोर्सेज से ये कहा जा रहा था कि रिज़ल्ट जो है वो रेडी है, लिस्ट जो है वो रेडी है, बस कुछ दिन में वो आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसका रीज़न जो अभी सामने निकल के आ रहा है, श्योर हम कभी नहीं हो सकते, श्योर हम ये नहीं कह सकते हाँ यही रीज़न है, बट जो पता चल रहा है, सुन रहे हैं, वो ये है कि जिन बच्चों को परमिशन मिली थी जो 30+ एज के थे, 33 तक के एज के थे, उनमें से कुछ बच्चों को परमिशन मिली थी एग्ज़ाम देने के लिए, वो एक इशू बन रहा है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपको समझनी हैं, और अगर रिज़ल्ट में उनमें से कुछ बच्चे सेलेक्टेड हैं तो हमें क्या करना है, वो मैं चीज़ें आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि 30 से 33 वाले बच्चे जो हैं वो अलाउ इन्होंने कर दिए, कुछ जिन्होंने कैट से लिख के लाया। अब देखिए, लास्ट टाइम जब मेरे सामने की ये बात है, 2 लोग वाइवा में जब हम गए, 2 लोग ऐसे थे जिसमें से एक बच्चे का रिज़ल्ट एक दिन से डिले, जैसे मान लीजिए आई गेस 10 अप्रैल डेट थी, उसका 11 या 12 अप्रैल को रिज़ल्ट निकला था ग्रेजुएशन का, और दूसरा बच्चा था जिसका 10 या 12 दिन लेट रिज़ल्ट था। तो उनको अलाउ, मतलब जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, उनको वहीं से बाहर निकाल दिया गया और वो रो रहे थे। वो इसलिए है कि देखिए, एक सेट ऑफ रूल्स जब एक नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, आप अगर उससे बाहर फॉल करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसीलिए वो अंडरटेकिंग लेते हैं एंड पे। अब मान लीजिए कि फिज़िकल स्टैंडर्ड की अंडरटेकिंग आपको होती है कि क्या आप 5 फुट 6 इंच हैं, या फीमेल्स का 5 फुट आई गेस 2 इंच है। तो आपको आप जब वहाँ पे येस करते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर मैं इसमें फॉल नहीं कर रहा हूँ तो फिर मुझे बाहर आप निकाल सकते हैं। तो लाइकवाइज हमारे पास जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने सिर्फ कुछ बच्चों को अलाउ किया जो 30 से ऊपर थे। अब देखिए, अगर उसमें से लिस्ट में कुछ बच्चे आ जाते हैं तो कोई भी 30 से 33 साल का बच्चा जाके कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करेगा कि मुझे तब पता नहीं चला, क्योंकि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला कि इतने बच्चे हैं जो एज बार के ऊपर हैं, उनको हम अलाउ कर रहे हैं, तो हमें भी परमिशन दी जाए और हमारा भी एग्ज़ाम लिया जाए। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर उन 30+ बच्चों में से 20, 30, 40 या जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और मैं या आप हम में से कोई भी आधे एक नंबर से एंड में रह जाता है, आपने रिटन टेस्ट भी कर लिया, आपने फिजिकल टेस्ट भी कर लिया, और जब फाइनल लिस्ट आती है आप आधे 1 या 1.5 नंबर से बाहर हैं, हम जाएंगे कोर्ट में, हम ये कहेंगे कि इन बच्चों ने तो हमारी सीट ले ली, क्योंकि ये एलिजिबल ही नहीं थे, इनकी तो वो भी इशू हो सकता है। तो अब शायद अगर ये इशू है, ये रीज़न है, तो वो कोई रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि हम किस तरह इसको टैकल करें, किस तरह इसको जो है संभालें, ताकि कोई इशू ना हो बाद में, है ना। क्योंकि वैसे भी हर एग्ज़ाम में कोई स्टे, कोई कुछ होता ही रहता है, तो अब वो अपने हिसाब से इस चीज़ को कर रहे होंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, मैंने आपसे तब भी कहा था कि देखो, बाद में हम पछताएंगे। अभी आपके पास कितने सारे फॉर्मल वेज़ हैं, आप घर बैठे भी अगर आप ग्रीवेंस सेल में डाल सकते हैं, एसएसबी को लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं। और अगर अपने करियर के लिए आप 20 मिनट 25 मिनट निकालेंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप घर बैठ के लेटर लिख सकते हैं, एक लेटर आप एसएसबी को लिखिए, एक लेटर आप एलजी को लिखिए और उनको पोस्ट कर दीजिए। और आपके पास सोशल मीडिया, मैंने तब भी कहा था, आप फेसबुक पे लिख सकते हैं, ट्विटर पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 1200 पोस्ट हैं, ये हक सिर्फ उनका है जिनका एज 30 था एज ऑन 1/1/2021। तो ये सिर्फ उनका हक है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई ज़िद नहीं है। लेकिन अब अगर 2017 में कोई बच्चा एलिजिबल था, तब 28 थी जनरल कैटेगरी की, फिर आज वो भी कहेगा कि यार मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई, मुझे भी अभी जो है एलिजिबल करना चाहिए था, मैं भी। लेकिन एक बार जब आप उस बाउंड्री से बाहर चले गए, आपके यूपीएससी के 6 अटैम्प्ट हैं, आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, 7वां अटैम्प्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं है। तो जो चीज़ नोटिफिकेशन में सेट हो जाती है, नोटिफिकेशन निकालने का पर्पज़ ही यही है कि जो बच्चे इसमें फॉल करते हैं वो फॉर्म फिल करें, वो एग्ज़ाम में बैठें, है ना। तो इस तरह से तो फिर बोला जाएगा कि चलो भाई, फ़लानी दिन फ़लानी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, जिसको देना है आ जाना। वैसे तो
पर्पस ख़त्म हो जाता है ना नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन जब निकली है, जब उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ग्रेजुएशन है, जेके का डोमिसाइल है, एज 30 है, और भी चीज़ें हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी डिक्लेरेशन ली जाती है, हर एक चीज़ की डिक्लेरेशन ली जाती है। तो इसलिए जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसमें जो फॉल करता है ये सिर्फ उसका हक है, और उसके बाहर अगर ये किसी को मिलता है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें एसएसबी के पास जाना चाहिए, हमें एलजी ऑफिस या जो भी फॉर्मल वेज हैं, हमें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। अगर ये होता है, रिजल्ट का वेट हम करते हैं, उसमें हम क्योंकि वहाँ पे दिखा होगा और वो हम पता कर सकते हैं कौन सा बच्चा ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्मल वेज हैं वो अडॉप्ट कर लीजिए। आप लिखिए, पूछिए कि ये क्या मसला है, आप उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं, उनका हक है ही नहीं, ठीक है। तो हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी, और जिसके नसीब में फिर होगा, लेकिन हक सिर्फ उनका है जिनकी एज 30 तक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।